डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये लेसन मेनली सिंगल पार्ट में ही रहेगा। और इस लेसन में हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, तो वो किस प्रकार से हम उनको समझने के लिए उनको अलग अलग कैटेगराइज करके समझते हैं। और मेनली जो स्टार्टिंग रहेगी चैप्टर की, उसमें हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, किसे कैसे उनको अलग कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में। कुछ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहेंगी, जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लागू नहीं होती हैं। और कुछ जो प्रॉपर्टी देखेंगे जैसे कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कंप्लीट जो डिफाइन करती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर हम जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी है, क्या चीज़ होती हैं। और उसके बाद अलग अलग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, वो देखेंगे, उनकी अलग अलग हायरार्की जो बनी हुई हैं। और उसके बाद लास्ट में हम जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि जो इतना ज़्यादा जो एक लिविंग वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है अर्थ के ऊपर, तो उसको आसानी से समझा जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लिविंग क्वेश्चन आता है कि लिविंग चीज क्या होती हैं, लिविंग बींग्स क्या होते हैं। थिंग्स हम नॉन लिविंग के लिए वर्ड यूज करते हैं, बींग्स हम लिविंग के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो इनको हम कुछ डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो इनको डिफाइन कर सके, बिल्कुल सही परिभाषित कर सके, तो उनके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले ग्रोथ की प्रॉपर्टी है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि। मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल का या तो मास इंक्रीज होता है, वजन इंक्रीज होता है, या फिर उसका जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, उसकी संख्या इंक्रीज होती है। लेकिन हम देखते हैं कि केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो नहीं करते हैं। इसके अलावा जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, बाउल्डर्स मतलब शिला खंड बोलते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के हिस्से, एंड सैंड माउंट्स मतलब रेत के जो टीले होते हैं, सैंड माउंट्स, तो वो भी ग्रो होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो मटेरियल वगैरह है वो डिपॉजिट होता रहता है। तो यदि हम किसी लोकल बंदे से देख पूछें कि जो पहाड़ी एरिया के अंदर रहता है, तो वो बता सकता है कि जो जो माउंटेन्स हैं वो कितने ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे हम एक आंकड़ा पढ़ते थे, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, सबसे बड़ी जो चोटी है, ऊंची चोटी है, वो पहले 8,848 मीटर पढ़ते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो 8,850 मीटर है। तो 2 मीटर तक की जो हाइट है वो गेन कर चुका है माउंटेन्स। और वो किसकी वजह से, उसके ऊपर जो मटेरियल वगैरह है वो डिपॉजिट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो इट इज कैन नॉट बी टेकन ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इसलिए हालांकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, हम देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इस प्रॉपर्टी के द्वारा डिफाइन किए जा रहे हैं। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, जो कि केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही लागू होती है। उसके बाद है सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा नए जो प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। और वो जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास जो फीचर होते हैं, गुण होते हैं, वो किस जैसे दिखाई देंगे, वो अपने पेरेंट्स जैसे। कुछ बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनती है पेरेंट्स की। और लेस सिमिलर का मतलब कुछ वेरिएशंस वो लिए हो सकते हैं अपने पेरेंट्स की। तो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ये सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट वेरी क्लियर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल डिवीजन है, जब सेल डिवाइड होती हैं तो उसी को रिप्रोडक्शन बोला जाता है वहाँ पे। लेकिन जो सेल डिवीजन हायर ऑर्गेनिज्म में तो नॉर्मली वो डिवाइड होती रहती हैं, उसमें उनमें तो कोई नया जीव नहीं बनता उस टाइम पे। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं देख सकते। और साथ में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मूल्स होते हैं, स्टेराइल वर्कर बी होती हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं,
जो मूल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। स्टेराइल वर्कर बी, मतलब जो मधुमक्खी के छत्ते में वर्कर बी होती हैं वो नपुंसक होती हैं, मतलब वो आगे अपने ऑफस्प्रिंग है वो पैदा नहीं कर सकते। जबकि जो कुछ ह्यूमन कपल होते हैं जो कि बच्चे पैदा वगैरह नहीं कर सकते, उनके अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं, तो वो भी क्या है, रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है वो। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते केवल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर शो की जाने वाली एक प्रॉपर्टी है, इसलिए जो रिप्रोडक्शन है उसको भी हम क्या नहीं बोल सकते, कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर वो सारे डिफाइनिंग कैरेक्टर्स वो ये नहीं लिए हुए हैं। इंक्लूजिंग का मतलब इंक्लूड करना, तो वो प्रॉपर्टी जिसके पास नहीं है। सेकंड थर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इन इज मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे हम नॉर्मल केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे नॉर्मल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है या फिर कम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये सारी बाहर होने वाली रिएक्शन है, और यदि इसी प्रकार की रिएक्शन हमारे शरीर में हो तो उनको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोल लेंगे हम, उनके अंदर ये मेटाबॉलिज्म नहीं होती हैं। और मेटाबॉलिज्म जब होती हैं तभी वो जीव जिंदा रहता है। मेटाबॉलिज्म यदि रुक जाती हैं, रिएक्शंस रुक जाती हैं शरीर में, तो डेथ हो जाती है। तो an isolated metabolic reaction performed in a test tube in vitro are not living thing but surely living reaction। तो यदि हम किसी भी एक सेल को किसी भी बॉडी से निकाल के बाहर उसकी स्टडी करते हैं लैब के अंदर, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, तो हालांकि वो रिएक्शन तो शो कर सकता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन तो शो कर पाएगा, लेकिन उसको एक लिविंग थिंग हम नहीं बोल सकते, लिविंग बीइंग नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बाहर है, जो शरीर से बाहर कोई भी चीज है वो ना तो लिविंग में आती है ना नॉन लिविंग में आती है। जैसे वायरस है, वायरस के पास वो सारी एक्टिविटी वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम उसको लिविंग बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म में जाएगा वो क्या बन जाता है, वहाँ पे लिविंग बन जाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर। और साथ में जो रिएक्शन होती हैं बॉडी के अंदर, वो अलग अलग सेल एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शन करती हैं, एक दूसरे के साथ जब एक्टिविटी करती हैं, तब जाके वो मेटाबॉलिज्म शो कर पाती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये भी नहीं पाया जाता सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सेल हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर आगे ऑर्गन, ऑर्गन आगे ऑर्गन सिस्टम, तो भी एक लिविंग बॉडी का ही डिफाइनिंग फीचर होता है। सो मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। तो जो मेटाबॉलिज्म है इसको बोल सकते हैं कि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही लागू होने वाली प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग थिंग्स इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है और जो सेकंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो। कॉन्शियसनेस क्या होती है, चेतना बोलते हैं इसको। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, यदि हम अपने वातावरण को सेंस कर पा रहे हैं, उसमें क्या बदलाव है उसको पता लगा पा रहे हैं, और उसके प्रति जो रिस्पॉन्ड हम देते हैं, एनवायरमेंटल स्टिमुली बाहर से जो भी उद्दीपन आते हैं उनके प्रति जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस कहलाता है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट भी अलग अलग जो बाहरी फैक्टर होते हैं उनके प्रति हम वो रिस्पॉन्ड देते हैं, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनके प्रति वो अलग अलग अडेप्टेशन है, अलग अलग रिस्पॉन्ड है वो देते हैं। और जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट को जिसके पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर ट्रू न्यूक्लियस सबसेंट होता है, जो पहले टाइप की सेल होती है उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और यूकैरियोटिक है जो जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस बिल्कुल हम कॉन्स्पीशियस मतलब स्पष्ट न्यूक्लियस सेल के अंदर देख सकते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, और एनवायरमेंटल क्यूज, क्यूज का मतलब जो भी सिग्नल वगैरह आते हैं उनके प्रति वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ दियर सराउंडिंग, तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग के प्रति बड़े अच्छे ढंग से अवेयर रहते हैं, उनको पता होता है कि क्या एक्शन लेना है, शरीर को कैसे डालना है। और ह्यूमन बीइंग एकमात्र ऐसा जीव है जो कि अपने प्रति भी अवेयर है, उसको खुद के बारे में पता होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, खुद की भी उसको पता होता है कि क्या कुछ चेंजेस शरीर में चल रहे हैं, खुद के बारे में उसने काफी सारी स्टडी कर ली है। उसके बाद सो इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए चेतना जो होती है, जो रिस्पॉन्ड देने की जो एक एबिलिटी होती है, तो वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। उसके बाद है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं धरती के ऊपर, तो उसको हम विविधता बोलते हैं। और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी ये क्या होती है, इंक्लूड डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी जो इतनी सारी संख्या है, इतने सारे उनके प्रकार हैं,
तो वो बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। जैसे धरती के ऊपर मिलियंस ऑफ प्लांट, लाखों की संख्या में तो प्लांट्स हैं और इतने ही ज्यादा एनिमल्स हैं पूरे संसार के अंदर। लोकल नेम, और यदि ऐसे ऑर्गेनिज्म, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे प्लांट हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, और यदि इनके लोकल नाम हम रख दें तो वो क्या रहेंगे, जगह से जगह बदलेंगे। लोकल तो क्या होता है, स्थानीय नाम होता है, मतलब एक ही पेड़ को एक जगह पे कुछ बोला जा रहा है, दूसरी जगह पे कुछ, और जगह कुछ ही कम है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ज्यादा जगहें आ जाती हैं, तो इतने सारे लोकल नाम हो जाएंगे जिसकी वजह से उनको समझना, उनको याद रखना बड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को अच्छे ढंग से समझने के लिए, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग बड़ी जरूरी है, मतलब ताकि उनको क्या किया जा सके, एक एक ऐसा नाम दिया जा सके जो कि पूरे वर्ल्ड में उनका वही नाम माना जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, नामकरण करना आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। और ये प्रोसेस जो नामकरण करने की प्रोसेस है वो आइडेंटिफिकेशन के बाद आती है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहले तो जीव को देखेंगे, उसकी पहचान करेंगे, उसके बाहर के जो अलग अलग जो उसके गुण हैं, वो करेक्टर्स हैं, वो स्टडी करेंगे, और उसके बाद उसका जो नाम है वो दिया जाता है। और जो नाम देने वाले जो सिस्टम है, दो सिस्टम मेनली काम करते हैं। एक तो नाम है ICBN, ये सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी पेड़ पौधों के जो नामकरण किया जाता है, जो नई नई स्पीसीज खोजी जाती हैं, तो वो ICBN के अंडर नाम उनके रखे जाते हैं। जबकि ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, का मतलब जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं तो उनके जो नाम है वो सारे ICZN के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम रखने की जो एक प्रोसेस होती है। बाई का मतलब दो, नोमियल का मतलब नेम, तो दो नाम देने की जो एक प्रोसेस है वो हम देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट। एक एक ही जीव का जो नाम है उसमें दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक तो उसका जीनस नेम होता है, जेनेरिक नेम, और दूसरा उसका स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। एक नाम ही बोल सकते हैं एपिथेट को, टर्म बोल सकते हैं। तो उसके एक जीनस नाम होता है, एक स्पीसीज नेम होता है। और ये जीनस स्पीसीज क्या होती हैं, ये भी हम जो इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ आने वाले आगे स्लाइड्स पे। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स क्या हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, क्या क्या हम जो चार रूल हैं वो देखेंगे। सबसे पहला तो क्या कि जो नाम है वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। जैसे हम बहुत सारे साइंटिफिक नाम देखते हैं काफ़ी सारे, तो वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते। इंग्लिश वाले वर्डिंग को हम देखते ही पहचान सकते हैं, जैसे जितने भी हम अभी तक जो वर्डिंग बात कर रहे हैं वो इंग्लिश में ही है। लेकिन जब साइंटिफिक नाम लिखेंगे तो बड़े अजीब से होते हैं वो, तो वो इंग्लिश के है ही नहीं है, इसलिए अजीब लगते हैं। और लैंग्वेज तो पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितने प्रकार की 2200 लैंग्वेजेज हैं पूरे वर्ल्ड में, और लैटिन भी उनमें से एक भाषा है। और जितने भी नाम लिखे जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कोई मर्जी, चाहे वो कहीं से भी वो शब्द आया हो, किसी भी जगह से हमने किसी भी प्लांट को खोजा हो, तो उसका नाम हमेशा लैटिन में ही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, इसका रीजन ये है कि जो लैटिन लैंग्वेज है इसको डेड लैंग्वेज बोला जाता है। इसके अंदर जो डेड लैंग्वेज उनको बोला जाता है जिनके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते। जैसे इंग्लिश है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है, और ज़्यादा यूज करने की वजह से नए नए जो वर्ड हैं वो हर मतलब रोज इसके अंदर ऐड होते रहते हैं, और जिसकी वजह से पुराने जो वर्ड हैं वो हटते रहते हैं, नए वर्ड उनकी जगह लेते रहते हैं, तो चेंज होती रहती है जो मॉडर्न लैंग्वेज हैं, ज़्यादातर जो एडवांस लैंग्वेज है। लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज है इनका यूज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनके जो शब्द हैं वो जैसे के जैसे बने रहते हैं, उसमें ज़्यादा बदलाव होने के चांसेज नहीं होते। तो इसलिए लैटिन लैंग्वेज को ज़्यादा हमने क्या किया गया है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी बनाते हैं जितने भी, तो उसमें लैटिन और ग्रीक वर्ड ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ग्रीक भी ऐसे ही एक लैंग्वेज है। तो जब नाम लिखते हैं तो जो पहला वर्ड होता है starts with a capital letter represents genus, while second starts with a small letter denotes the specific epithet। जो पहला नाम लिखा जाएगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, जो जीनस नेम होता है, जेनेरिक नेम होता है, उसका पहला लेटर कैपिटल, और जो दूसरा जो हम स्पेसिफिक एपिथेट है उसका लेटर हम स्मॉल लिखते हैं। वैन हैंड रिटन, जब साइंटिफिक नाम को लिखा जाता है तो उनके नीचे अंडरलाइन की जाती है, और जब हम उनको प्रिंट करते हैं, जब उनको कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसको इटैलिक लिखा जाता है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे नेम ऑफ द ऑथर। और चौथा रूल क्या कहता है, कई बार जो नेम होता है ऑथर का, मतलब जिसने वो नाम दिया है, उसका भी स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिख दिया जाता है। जैसे एक साइंटिफिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, जो मैंगो होता है उसका साइंटिफिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। और इसमें देख सकते हैं मैंगीफेरा जीनस नेम है इसका, एम कैपिटल है, और जबकि इंडिका के अंदर आई स्मॉल है, ये स्पीसीज नेम है। और लीनन, लीनन का मतलब है, इसको कार्लस लिनियस ने सबसे पहले
नाम देने की कोशिश की थी, तो इसलिए उसका ऑथर का जो नाम है वो भी इस नाम के पीछे लिख दिया जाता है। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहलाता है, जिसमें जहाँ पे 3-3 नाम दिए जाते हैं। वैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में सुविधाजनक, कोऑर्डिनेट का मतलब है सुविधाजनक, ताकि उनको आसानी से पहचान सके, किस बेस पे उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, उनके ऑब्जर्वेबल बाहर से देखने वाले करेक्टर्स के बेस पे। जैसे जो डॉग्स हैं, कैट हैं, मैमल्स हैं, वीट हैं, राइस हैं, प्लांट हैं, एनिमल क्या हैं, ये सारे अलग अलग कैटेगरीज में हमने जीवों को जो अलग किया है, तो वो टैक्सोनॉमी प्रोसेस कहलाता है। टैक्सा क्या होता है? जितने भी अलग अलग हमने नाम दिए हैं, अलग अलग ग्रुप दिए हैं, उनकी एक साइंटिफिक टर्म है जो हमने अलग अलग जीवों को कैटेगराइज किया। जैसे एनिमल है, मैमल्स हैं, डॉग हैं, ये क्या है? अलग अलग टैक्सा कहलाते हैं, अलग अलग लेवल पे। और लेवल भी हम जब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी देखेंगे तब डिस्कस करेंगे, इसे नेक्स्ट स्लाइड में। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो शुरुआत में जीवों को वर्गीकृत करने की कोशिश की गई, उनको अलग अलग करने की कोशिश की गई, जैसे भाई ये डॉग्स में आता है, ये कैट्स में आता है, तो वो किस बेस पे थे? ज्यादातर उनके यूज के बेस पे था कि हम उनका यूज किस बेस पे करते हैं। और लेकिन जो आज के टाइम पे हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी यूज करते हैं, तो ज्यादातर जो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, जो सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा, जो 11th क्लास के अंदर ही जो सेकंड चैप्टर है, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो क्लासिफिकेशन के अलग अलग जो टाइम टू टाइम जो सिस्टम आए हैं, तो उसमें ये जो अलग अलग कैटेगराइज करने वाला जो सिस्टम है ना, काफी बार चेंज हुआ है। और जो आज हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी यूज करते हैं, उसके अंदर हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर तो देखते ही हैं, साथ में उसकी जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, सेल की स्ट्रक्चर देखी जाती है कि उसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस कैसा है, राइबोसोम कैसे हैं, वो भी देखे जाते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब है पूरी जिंदगी भर कोई भी प्लांट या एनिमल किस किस लाइफ स्टेज से गुजरता है, वो भी चेक किया जाता है। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो क्या कुछ इंटरेक्शन करता है, उन इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो काम करती है। आज हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं, उसमें मॉडर्न टैक्सोनॉमी ही रोल प्ले करती है। उसके बाद है सिस्टमैटिक्स। ये क्या होता है? जो सिस्टमैटिक शब्द है, ये सिस्टमा से आया है, और इसको लैटिन वर्ड सिस्टमा से हमने डिराइव किया है। और इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज को सिस्टम में समझना। और यहाँ पे किसको समझ रहे हैं? ऑर्गेनिज्म को। तो उनके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को सिस्टमा बोलते हैं। लिनियस ने, कार्लस लिनियस बहुत बार पढ़ा जाता है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह होती है, जो इस फील्ड की ज्यादा नॉलेज वगैरह रखते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले सिस्टेमा नेचर एक अपनी बुक है वो पब्लिश की थी, तो उसमें भी उन्होंने एक सिस्टेमा वर्ड यूज किया था, तो इसका ओरिजिन वहीं से माना जाता है। तो स्कोप, जो सिस्टमैटिक्स के क्या क्या स्कोप आते हैं, मतलब क्या क्या प्रोसेस आती हैं सिस्टमैटिक्स में, किसी भी जीवों को हम अलग अलग ढंग से जब निर्धारित करते हैं, तो उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन मतलब सबसे पहले पहचान करना आ जाता है। उसके बाद नोमेनक्लेचर, उसका नाम रखने की प्रोसेस आती है। उसके बाद नाम रखने के बाद हम उसको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। जैसे डॉग्स की बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, तो डॉग्स में उनको सबको रखना, तो वो क्लासिफिकेशन आ जाता है। और साथ में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जो इवोल्यूशनरी का मतलब है जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री होती है, पूर्वज उनके कैसे थे, अलग अलग स्पीसीज के पूर्वज कितने कॉमन थे, मतलब एक ही जगह से जो राइज हुए हैं, तो उन रिलेशनशिप को समझना भी किसके अंदर आ जाता है? सिस्टमैटिक्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो इसमें क्या आ जाते हैं? स्पीसीज, जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग जीवों के लिए कुछ हमने वर्ग बना रखे हैं, कुछ क्लासेस बना रखी हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे स्पीसीज, स्पीसीज क्या होती है? सबसे छोटे लेवल से शुरू करेंगे। स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, जिसके अंदर बिल्कुल मूलभूत समानताएं पाई जाती हैं, तो उन जीवों के ग्रुप को हम स्पीसीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है इंडिका, जैसे मैंगीफेरा इंडिका में देखा था, टूब्रोसम एंड लियो। लियो, ये जितने भी नाम हैं तिरछे लेटर्स में है, और ये स्पीसीज को डिनोट करते हैं। उसके बाद है जीनस। जीनस में क्या आ जाता है? जितनी भी स्पीसीज, रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस बोलते हैं। मतलब जैसे स्टार्टिंग वाला लेवल हमने शुरू किया स्पीसीज, स्पीसीज के ग्रुप को जीनस बोलेंगे, जीनस के ग्रुप को आगे वाली कैटेगरीज का नाम दे दिया जाता है। तो ये एक ग्रुप जब, मतलब एक ग्रुप जब इकट्ठा हो जाता है एक जैसी समान करेक्टर्स वाला, तो वो आगे का हायर कैटेगरी है वो बनाता है। जैसे एग्जाम्पल है मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथरा। तो ये क्या है? जीनस हैं। किसके हैं? मैंगीफेरा इंडिका का जीनस है, सोलेनम ट्यूबरोसम का जीनस है, और जो पैंथरा है वो लियो का जीनस है। उसके बाद है फैमिली।
फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जब जीनस एक साथ एक जैसे जीनस इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको फैमिली नाम दे दिया जाता है। और ये साइंटिफिक वर्ड है। जैसे आगे फैमिली, क्लास, तो ये नॉर्मल जो इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये ग्रुप को दिए जाने वाले नाम हैं। तो जैसे लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज देन जीनस एंड स्पीसीज, तो यहाँ पे जो सिमिलरिटीज हैं वो कम होती हुई चली जाती हैं। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे बढ़ते जाएंगे तो ये उस हिसाब से जो सिमिलरिटीज है वो कम से कम पाई जाएंगे। जैसे एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं वो बहुत ज्यादा समान है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल देखेंगे उनमें समानता इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल है सोलेनेसी, जो जेनरा सोलेनम और पेटूनिया और दतूरा, ये जो जीनस है अलग अलग। जैसे ऊपर हमने एक जीनस देखा था सोलेनम, सोलेनम के साथ साथ ये दो जीनस भी जब ऐड हो जाते हैं तो उसको सोलेनेसी फैमिली बोला जाता है। इसी प्रकार से जो फैलिडी है, फैलिडी फैमिली के अंदर पैंथरा, फैलिज कैट, बिल्लियां वगैरह आ जाती हैं, और जो ये शेर चीते वगैरह आ जाते हैं इस कैटेगरी में पैंथरा, तेंदुआ वगैरह होता है। और पैंथरा लियो वगैरह लायन होता है, पैंथरा टाइगर्स, अलग अलग होते हैं ये, जो कि जो जीनस हैं वो काफी सारे जीनस एक फैमिली में आ जाते हैं। इसी प्रकार से ऑर्डर है, जब बहुत सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती हैं उसके असेंबलेंस को ऑर्डर बोलते हैं। इनके अंदर जो सिमिलर करैक्टर है वो बहुत कम मिलेंगे। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पोलनी पोलनी पोलिमोनियल्स, तो ये इसके अंदर कोलोनेसी, सोलनेसी, तो ऊपर जो सोलनेसी हमने फैमिली पढ़ी है उसके साथ साथ कोलोनेसी फैमिली भी इसके अंदर आ जाती हैं। ये ऑर्डर है एक पोलियोमल्स। तो जब एग्जांपल दे रहे हैं तो हमने जो नाम है वो बड़े स्पेसिफिक याद रखने हैं। कार्निवोरा के अंदर जैसे फैलिडी ऊपर देखा था जो कैट की फैमिली होती हैं, और साथ में कैनिडी जो डॉग्स की फैमिली होती हैं। तो डॉग की फैमिली और कैट की फैमिली वो कार्निवोरा में आ जाती हैं। कार्निवोरा क्या है? जो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं ज़्यादातर, तो उनके अंदर वो आ जाते हैं। उसके बाद है क्लास। क्लास क्या है? इसके अंदर रिलेटेड ऑर्डर, मतलब जो मिलते जुलते ऑर्डर है उनको रखा जाता है। जैसे प्राइमेटा है, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, तो ये आ जाते हैं क्लास के अंदर। उसके अलावा जो मैमल्स हैं वो भी एक क्लास है जिसमें हम भी आ जाते हैं। कार्निवोर एंड अदर ऑर्डर इसके अंदर काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। फाइलम क्या होता है? फाइलम आ जाता है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो जब एक ग्रुप हो जाता है रिलेटेड क्लास का इकट्ठा तो उसका हम क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। और ये हायर कैटेगरी पे चला जाता है। सिमिलरिटीज यहाँ पे कम होंगी, डिसिमिलरिटीज बढ़ती रहेंगी। कोरोडेटा के अंदर क्या आ जाती हैं? जैसे कोरोडेटा एक फाइलम है जिसके अंदर फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सारी क्लासेज हैं। तो क्लासेज सारी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको फाइलम बोला जाता है। फाइलम को ही प्लांट में डिवीजन का नाम दे दिया जाता है। तो डिवीजन वर्ड प्लांट के केस में यूज किया जाता है फाइलम की जगह पे। उसके बाद है किंगडम। किंगडम क्या आ जाता है? सारे के सारे जितने भी फाइलम होते हैं, चाहे वो प्लांट के हो चाहे एनिमल के हो, वो किंगडम के अंदर आ जाते हैं। और किंगडम जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, किंगडम फंजाई, तो अलग अलग इसमें अलग अलग जीव आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जैसे स्पीसीज का सबसे नीचे वाला लेवल होता है, एक जैसे दिखने वाले जीव एक स्पीसीज बनाते हैं। पॉपुलेशन होती है तो वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की होती है। बहुत सारी जो स्पीसीज हैं एक जैसी मिलती जुलती स्पीसीज वो जीनस बनाती हैं, मिलते जुलते जीनस फैमिली बनाती हैं। तो एक के बाद एक जो ऑर्डर हमने ये अरेंज किया है इसको हाईरार्कियल लेवल बोलते हैं। हाईरार्कियल लेवल का मतलब है एक लेवल वाइज अरेंज करना, जो सबसे छोटा ऑर्डर है। तो ये हम कुल मिला के यदि जनरल भाषा में समझना चाहें तो ये किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का एक कंप्लीट एड्रेस होता है उसकी नेचर के अंदर। जैसे हम अपना एड्रेस लिखते हैं तो कंप्लीट बताते हैं कि किस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं, किस गांव से हैं, किस शहर से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो बातें लिखते हैं, तो जैसे मैंगी फेरा इंडिका, मैंगो का यदि हम एग्जांपल देखें तो उसमें जो उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो उसके अलग अलग नाम से दिया जाता है। जैसे कि हम कुछ ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, इसमें जैसे मैन है, मैन का बायोलॉजिकल जो एड्रेस है वो क्या है कि उसका जो स्पीसीज है वो सैपियंस है, और जो उसका जीनस है वो होमो है। तो होमो उसका जीनस है, फैमिली उसकी क्या है? होमिनिडी है। और किस में आता है वो? ऑर्डर प्राइमेटा में। और क्लास उसकी मैमलिया है। और फाइलम क्या है उसका? कोर्डेटा है। और किंगडम क्या है उसका? एनिमल है। तो ये जो 7 चीजें लिखी जाती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको समझने में मदद करती है कि किस जगह से आया हुआ जीव है, उसका कंप्लीट एड्रेस देती हैं। उसी प्रकार से जैसे हाउस फ्लाई है, इसको मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं साइंटिफिकली। मस्का इसका जीनस है, डोमेस्टिका इसकी क्लास वो जिसका स्पीसीज है। और नाम हम देख सकते हैं स्मॉल वर्डिंग से इसकी स्टार्टिंग और ये स्पीसीज की। और उसके बाद फैमिली इसकी मस्केडी है, ऑर्डर इसका डाइप्टेरा है, और क्लास इसकी इंसेक्टा है जो कि अर्थ्रोपोडा में आती है, जो कि हम एनिमल किंगडम में डिटेल में देखेंगे जो 4th चैप्टर रहेगा। और जो अर्थ्रोपोडा है वो भी एनिमल किंगडम में ही आता है। उसके बाद जो नीचे वाले जो दो
ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, प्लांट दे रखे हैं, वो किस में आते हैं, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है मैंगो, तो मैंगीफेरा क्या है, उसका जीनस है। और उसके बाद एना कार्डियेसी क्या है, इसकी फैमिली है। उसके बाद सेपनिडेल्स इसका ऑर्डर है। उसके बाद डाइकोटिलेडन में आता है, इसके जो सीड होता है, सीड में 2 कोटिलेडन होते हैं। और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स में इसका जो है डिवीजन है, ये एंजियोस्पर्म्स है इसका। और जो ये किस में आता है, किंगडम प्लांट में आता है। तो ये इसी प्रकार से जो गेहूं है उसका ट्रिटिकम एस्टाइवम बोलते हैं, और इसका जो जीनस है वो ट्रिटिकम है। पोएसी इसकी फैमिली है। पोएल्स इसका ऑर्डर है। मोनोकोटिलेडन में आता है, इसके अंदर सिंगल कोटिलेडन पाई जाती हैं। जो भी हम ज़्यादातर जो उगाने के लिए फसलें यूज करते हैं वो ज़्यादातर मोनोकोटिलेडन होती हैं। वो इतनी मजबूत नहीं होती तना उनका। जबकि डाइकोटिलेडन जो प्लांट होते हैं उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हम जो आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन की। और एंजियोस्पर्म्स, और ये भी एंजियोस्पर्म डिवीजन के अंदर ही आते हैं। तो ये हम क्या देख सकते हैं, जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, फैमिली नेम, ऑर्डर नेम, क्लास नेम, ये एक कंप्लीट एड्रेस होता है ऑर्गेनिज्म का अपनी नेचर के अंदर, ताकि वो दूसरों से उसको अलग समझा जा सके। उसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड आ जाते हैं। एड का मतलब होते हैं वैसे तो उपचार होता है, और वैसे उपकरण हम यहाँ पे बोलेंगे जो कि हमको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की पहचान करने में मदद करते हैं। मतलब इस सब्जेक्ट है जो टैक्सोनॉमी, जो एक सब्जेक्ट है, बड़ा ही इसको बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें नाम वगैरह आ जाते हैं, अजीब से नाम होते हैं, अजीब से जो ये ऑर्डर वगैरह देख भी सकते हैं आपने जो पढ़े हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जो कुछ उपकरण यूज करते हैं ताकि इन चीज़ों की इंटरेस्ट बने। तो क्या आ जाते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स में, आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर इंटेंस लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। जब हम पहचान करते हैं जीवों की, उसके लिए हमको काफ़ी क्या करना पड़ता है, लैब में और फील्ड के अंदर बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती हैं, करेक्टर्स को स्टडी करना पड़ते हैं। कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, साथ में हम जिस भी जीव के बारे में स्टडी कर रहे हैं उनके ओरिजिनल उनके पार्ट लिए जाते हैं, और उन पार्टों को स्पेसिमेन बोला जाता है। जैसे एनिमल का कोई भी पार्ट ले आए या फिर कंप्लीट एनिमल ही उठा के लेके आ गए, तो उनको ओरिजिनल जो एनिमल होता है उसका डेड फॉर्म हो जाती है, लिविंग भी हो सकती है, तो उसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज स्टोर्ड विद स्पेसिमेन, और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन उसकी पता की है फील्ड में या फिर लेबोरेटरी में, उसको स्पेसिमेन के साथ में लिख दिया जाता है। यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इस जो इन्फॉर्मेशन को जब हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस टाइम पे उसको यूज किया जाता है फिर। और जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हम देखेंगे वो क्या क्या यूज किए जाते हैं, हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है, की है। तो वो हम अलग अलग जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। तो जैसे हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है, मतलब एक संग्रह करने वाला एक घर बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम प्लांट स्पेसिमेंट्स को इकट्ठा करके रखते हैं। और इसको प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले जैसे प्लांट पार्ट होते हैं, जैसे हमने लीव्स उठा लिए तो लीव्स को पहले सुखाया जाएगा, उसके बाद उनको प्रेस का मतलब उनको कागजों के बीच में जो सीट वगैरह होती हैं जैसे अखबार वगैरह, उनके अंदर उनको दबा के रखा जाता है। और उसके बाद फिर उनको जो मटेरियल है उसको फिर प्रिजर्व करके हम सीट्स पे चिपका देते हैं। तो ये एक्टिविटी होती हैं जो बीएससी वगैरह में, एमएससी वगैरह में आपको करने को दी जाती हैं, जिसमें आप अलग अलग प्लांट्स के अपने आसपास के सराउंडिंग में जितने प्लांट्स हैं उनको आप क्या करते हो, इकट्ठा करते हो उनके प्लांट पार्ट्स को, और उसको एक हर्बेरियम के रूप में फाइल में चिपका के लेके जानी पड़ती है प्रैक्टिकल्स के अंदर। कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, तो इनके ऊपर जब भी हम कोई भी कलेक्शन करते हैं तो उनके ऊपर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। जैसे हर्बेरियम का पिक देख सकते हैं, जो एक सीट के ऊपर अलग अलग जो बिल्कुल रियल जो प्लांट पार्ट होते हैं, जैसे लीव्स वगैरह होते हैं, स्टेम्स वगैरह होते हैं, पत्ते वगैरह, तो उनको चिपकाया जाता है और उनके साथ में उनकी इंफॉर्मेशन भी लिखी जाती है। तो ये तो एक ही सीट पे काफी सारे पत्ते लगा रखे हैं, वैसे तो एक सीट पे एक ही जो प्लांट का स्पेसिमेन है वो रखा जाता है, और उसके साथ में उसका जो अलग अलग बातें लिखी जाती हैं, जैसे हमने उसको स्पेसिमेन को कब कलेक्ट किया, किस डेट को कलेक्ट किया, किस जगह से कलेक्ट किया, इंग्लिश में, लोकल में और बोटेनिकल उसका क्या नाम है, वो तीनों नाम लिखे जाते हैं, फैमिली क्या है उसकी, और साथ में यदि ग्रुप में हम कलेक्शन करते हैं, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है ग्रुप में करते हैं, तो कलेक्टर का नाम भी उसमें लिख दिया जाता है। सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी, जो इसका काम क्या होता है कि जब भी हमको किसी भी प्लांट को पहचानना है तो उसको जो प्लांट पार्ट को देख के ही हर्बेरियम के साथ उसकी मैचिंग की जाती है, और वहां से हम उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद है बोटेनिकल गार्डन, ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज।
तो ये स्पेशल टाइप के ऐसे गार्डन होते हैं, ऐसे बाग होते हैं जहाँ पे कुछ प्लांट्स को स्पेशली उनके पहचानने के मकसद से रखा जाता है। ईच प्लांट इज लेबल्ड विद बोटेनिकल नेम एंड इट्स फैमिली। प्रत्येक प्लांट के ऊपर एक उसका जो बोटेनिकल नाम है वो लिखा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं एक गार्डन है, इसके अंदर अलग अलग प्लांट को बाहर से भी लेके आके इनको उगाया जाता है ताकि स्टडी पर्पज के लिए इनको पहचानना आसान रहे, किसी दूसरी जगह पे ना जाना पड़े, वो एक ही जगह पे सबका कलेक्शन मिल जाए। जैसे मेन मेन बोटेनिकल गार्डन है जो जब से फेमस है, क्यू है इंग्लैंड के अंदर, क्यू बोलते हैं इसको। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया के अंदर है, और एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। उसके बाद है म्यूजियम। तो म्यूजियम क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो म्यूजियम जैसे कई बार हम जो टूर वगैरह पे जाते हैं तो म्यूजियम में भी जाते हैं। म्यूजियम में एंटिक पीस रखे जाते हैं, पुरानी चीजें रखी जाती हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल म्यूजियम होते हैं इनमें हम प्लांट और एनिमल के ही स्पेसिमेन रखते हैं। किस चीज के लिए? अध्ययन के लिए भी रखते हैं, और रेफरेंस का मतलब है उनके किसी भी जगह पे जब हमको पढ़ना होता है किसी भी दूसरी चीज को, तो उनको पुराने वाली चीज के साथ मैच करके समझने में मदद मिलती है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको अलग अलग बर्तनों में या फिर अलग अलग जो कांच के बर्तन होते हैं स्पेशली इन्हीं के लिए बनाए जाते हैं, तो उनके अंदर रखा जाता है, और साथ में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन मतलब उनके अंदर फॉर्मेलिन वगैरह डाल के रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। मे आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। तो उनको हम ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि इंसेक्ट हैं, जो कीट वगैरह होते हैं, इनके लिए इंसेक्ट बॉक्स बनाए जाते हैं, और इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कोई भी इंसेक्ट है उसको हमने क्या कलेक्ट करना है, पहले उसको डेड करना है, लेकिन डेथ उसको डेड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि उसका कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होना चाहिए। तो उसको अलग अलग सॉल्यूशन में रखने से उनको किल किया जाता है। किल करने के बाद उनकी पिनिंग मतलब पिन से उनको चिपकाया जाता है इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। तो ये भी एक एक्टिविटी है जो बीएससी एमएससी लेवल पे आपसे करवाई जाती है, इंसेक्ट बॉक्स वगैरह बनवाए जाते हैं। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो बड़े एनिमल्स होते हैं जिनके लिए कंटेनर वगैरह में उनको नहीं रख सकते, तो ऐसे एनिमल्स को क्या किया जाता है, उनको स्टफ्ड का मतलब है स्टीम के अंदर उनको अच्छा ढंग से उनका मॉइस्चर वगैरह रिमूव किया जाता है, और उसके बाद उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और खासकर कई बार तो इनकी जो स्किन होती है, जैसे बाघ वगैरह हो गया, एलिफेंट वगैरह हो गया, इनकी स्किन है उसको निकाल दिया जाता है जब डेड हो जाते हैं एनिमल, और उन स्किन को फिर हम किसी भी मॉडल के ऊपर चिपका देते हैं, जिससे बिल्कुल मॉडल वो लकड़ी का होता है, स्किन वो एनिमल की होती है, जिससे हमको जानवरों को समझने में ज़्यादा अच्छी समझ मिलती है। उनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम डिटेल से स्टडी कर पाते हैं। हैव कलेक्शन ऑफ स्केल्टन ऑफ एनिमल टू। साथ में म्यूजियम के अंदर जो कुछ स्केल्टन होते हैं, कंकाल होते हैं, जैसे डायनासोर वगैरह के कंकाल भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूजियम की एक जो पिक है, रियल पिक वो दिखा रखी है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं और शीशे में बंद रहते हैं ये, ताकि जो मॉडल्स हैं उनको लंबे टाइम तक हम यूज कर सकें। और जैसे लैब के अंदर हम जो अलग अलग स्पेसिमेन देखते हैं अलग अलग फाइलम्स के, तो जो बायोलॉजिकल लैब होते हैं वो भी एक क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव का ही काम करते हैं, हमको एक टेक्सोनॉमिकल एड सी प्रोवाइड करते हैं। तो म्यूजियम का जो हम अलग अलग स्केल्टन वगैरह हैं वो भी देख पाते हैं। तो एक सिंपल सा जो डायग्राम आपको समझाने के लिए म्यूजियम। उसके बाद है जूलॉजिकल पार्क। तो प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। तो जूलॉजिकल पार्क को हम जू भी बोलते हैं, चिड़ियाघर। हालांकि चिड़िया के अलावा और भी जीव पाए जाते हैं, लेकिन बोलते इसको चिड़ियाघर ही हैं। लेकिन जो ये प्लेस ऐसे होते हैं, ऐसी जगह होती हैं ये जहाँ पे जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको किसके अंदर रखा जाता है? प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। जैसे अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग एरिया डिसाइड कर दिए जाते हैं, उनके लिए दीवारें बना दी जाती हैं, पिंजरों में रखा जाता है उनको। और ह्यूमन केयर मतलब इंसान ही उनकी देखभाल करते हैं, सारा खाना पानी है उन्हीं को दिया मतलब इंसान ही देते हैं। एनिमल्स आर प्रोवाइडेड कंडीशन सिमिलर टू दियर नेचुरल हैबिटेट। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि एनिमल को उसके एनवायरमेंटल कंडीशन जैसी ही, नेचुरल कंडीशन जैसी ही उसको परिस्थितियां वहाँ पे दी जाए। और ये किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं? टू लर्न अबाउट दियर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। ताकि हम उनकी जो फूड हैबिट्स है उनको जान सकें, वो कैसे कैसे दिन में एक्टिविटी करते हैं उनको समझ सकें। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो चिड़ियाघर में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको क्रिएटिविटी है, उनको जिज्ञासा बड़ी रहती है कि ये जीव कैसा है, कैसे काम करता है, क्या क्या एक्टिविटी करता है। तो जो जू है, आप टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट पर्पज के लिए कभी गए हो तो वहाँ पे भी आप गए होगे, तो अलग अलग जो जू हैं उनके अंदर हम जीवों को देखते हैं।
और दी नहीं गए हैं तो इसकी हमको जानकारी होनी भी चाहिए जरूर। किसी न किसी कोई नेशनल पार्क है, कोई जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे इन चीज़ों को देखना चाहिए। ये बड़ी स्टडी के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है की क्या होती हैं? यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो की एक स्पेशल प्रकार की, जैसे की क्या होती है, वैसे चाबी होती है जो लॉक को खोलने के लिए यूज की जाती है, स्पेसिफिक होती हैं। इसी प्रकार से जो की हैं कुछ ऐसे करेक्टर्स लिए होती हैं, बुक टाइप में प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं ये, जिनके अंदर कुछ करेक्टर्स होते हैं जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे बनाए गए होते हैं। और इसके अंदर जो करेक्टर हैं वो बिल्कुल किस में लिए जाते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स में। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है बिल्कुल हम देख के ही बता सकते हैं भाई एक चीज प्रेजेंट है दूसरी अब्सेंट है। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के पेयर को हम कपलेट बोलते हैं। इसके अंदर कपलेट मतलब कपल्स के अंदर करेक्टर पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। और प्रत्येक जो स्टेटमेंट है की जो की के अंदर अलग अलग जो स्टेटमेंट लिखी होती हैं उसको लेड बोला जाता है। तो ये एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, कपलेट क्या है, की क्या है, लेड क्या है, तो उसका हमको पता होना चाहिए। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच फैमिली जीन्स एंड स्पीसीज। जो अलग अलग जो हम जीनस स्पीसीज फैमिली पढ़ते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग की हैं वो यूज की जाती हैं। और जो की हैं वो ज्यादातर एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब है वो एक एनालिसिस के बेस पे तैयार की जाती हैं। वो अलग अलग करेक्टर्स की जब हम निरीक्षण करते हैं, बिल्कुल जांच पड़ताल करते हैं, उसके बेस पे ये तैयार की जाती हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं जो की का एक प्रिंटेड फॉर्म है, उसमें जैसे आउल है, आउल को दूसरे वर्ड्स के साथ जो अलग अलग करेक्टर्स के बेस पे उसको हमने, उसके बाद ये बैट है, दूसरे नंबर पे जो करेक्टर्स देख रहे हैं सबसे पहले जैसे बर्ड्स हैं, और ये ऊपर से नीचे पढ़ी जाती हैं। खासकर जैसे ऊपर से हम स्टडी करते हैं, जैसे जो अलग अलग टाइप के जीव हैं उनके करेक्टर्स देखेंगे भाई, इसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर करेक्टर्स को एक साथ रखा जाता है। जैसे हमने यदि आउल को स्टडी करना है तो एक बार तो जो मेन है सारे के सारे करेक्टर एक साथ में देखे जाएंगे जो दूसरों के साथ भी मैच कर रहे हैं भाई, ये लिविंग उसमें आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और खासकर ये किस में आते हैं? कोरिडेट्स में आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, जो एरो का निशान दिखा रहा है कि हम इसको एक सिंगल करेक्टर ही बच जाता है लास्ट में। और जो कि इसको जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये बर्ड्स में आ जाता है, यहाँ से इस लेवल से ये बर्ड्स के अंदर आ गया है। और बर्ड्स के अंदर फिर अलग अलग करेक्टर्स को स्टडी किया जाता है उनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वगैरह के बेस पे, तो जिसके बेस पे हम उनको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो ये की होती हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में यूज की जाती है। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे ये एक डाइकोटिनस की होती है जो दो दो करेक्टर को लेकर चलती है। जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर हम कोई भी जीव यदि स्टडी करने लग जाए, जैसे मेंढक है, मेंढक की हमने डिटेल देखनी है तो वर्टिब्रेट से स्टार्ट करेंगे, अलग अलग जीवों के साथ इसके क्या क्या करेक्टर आते हैं। जैसे कि डज इट हैव फर, तो क्या इसके पास फर है? फर मतलब स्मॉल एयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, यदि है तो ये मैमल्स में आ जाता है। यदि नहीं है तो वो किस में आ जाता है? फिर देखा जाएगा कि क्या उसके पास फीदर्स हैं, फीदर्स हैं तो वो बर्ड्स में आ जाता है। यदि फीदर्स भी नहीं है तो हम एक एक करेक्टर को छोड़ते हुए चलते हैं, जैसे ये छोड़ते हुए जाएंगे। और उसके बाद जैसे और आगे वाला करेक्टर क्या है? डज इट हैव ड्राई स्किन, क्या इसके पास जो स्किन है वो शुष्क है? तो यदि है तो वो रेप्टाइल्स में आ जाता है, और यदि नहीं है तो वो किस में आ जाता है? उसके अलग करेक्टर देखेंगे। हैव स्केल्स, क्या उसके पास स्केल्स हैं? स्केल क्या होती हैं? जैसे फिशेज में स्केल होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो स्केल हैं तो फिश में आ जाता है। यदि स्केल नहीं है तो वो एम्फीबियन में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करेक्टर को छोड़ते हुए चलते हैं, प्रत्येक करेक्टर में से एक करेक्टर की गहराई तक जाते रहेंगे, और उससे क्या है एक ऑर्गेनिज्म की पार्टिकुलर स्टडी हम कर लेते हैं, उसकी जो एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी है वो हम स्टडी कर पाते हैं। सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, तो कुछ अलग अलग जो एड्स हैं वो भी यूज किए जाते हैं टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन में, टैक्सोनॉमिकल स्टडी के अंदर। और वो क्या क्या है? जैसे फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, तो इसके पास जो ये प्रिंटेड फॉर्म में होती है, बुक टाइप में भी हो सकते हैं, तो इनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। और जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती हैं, उसके अंदर इनके सारे अलग अलग टाइप के जो भी मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल करेक्टर्स हैं वो इसमें स्टडी करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद मैनुअल्स, मैनुअल्स क्या होते हैं? यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में अलग अलग जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनकी पहचान करवाने में और उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ये सोर्स प्रोवाइड करते हैं, मैनुअल्स होते हैं। जो मोनोग्राफ क्या होते हैं? कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैक्सोन, किसी भी प्रत्येक टैक्सा की जो इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ्स के पास होती हैं।
तो इन्हीं को हम एक स्लाइड से समझ सकते हैं। जैसे जो फ्लोरा है, ये अलग अलग टाइप के जो इट्स हैं, तो ये फ्लोरा क्या है, प्लांट्स किसी भी स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं, उनके हैबिटेट को ज़्यादातर इसमें देखा जाता है फ्लोरा में। मैनुअल्स में क्या देखा जाता है, इन एन एरिया देयर आर मैनी प्लांट्स, मैनुअल्स डिस्क्राइब ईच एनी एवरी प्लांट देयर। तो प्रत्येक प्लांट को वो वहाँ पे डिस्क्राइब करता है। ये प्रत्येक स्पीसीज के लिए हम मैनुअल्स यूज करते हैं, जबकि जो मोनोग्राफ है, तो मोनोग्राफ एक टैक्सोन की जानकारी लिए होता है और एक कैटालॉग भी होता है। कैटालॉग क्या होता है, ऑल द काइंड्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन पर्टिकुलर एरिया। प्रत्येक कोई भी एरिया के अंदर जितनी प्रकार की वहाँ पे स्पीसीज पाई जाती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन एक कैटालॉग के पास होती है।